व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सिजोफ्रेनिया। तो इसमें हम चर्चा करेंगे सिजोफ्रेनिया के बारे में कि क्या है सिजोफ्रेनिया, क्या सब सिम्टम्स है, क्या सब कारण है, और मतलब जो मॉडर्न जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन मतलब कई बार वो अप्रभावी हो जाता है, निष्प्रभावी होता है, तो होम्योपैथिकली हम कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में ये है वीडियो। लेकिन हमेशा की तरह आज भी मैं ये कहना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें, अपना इलाज स्वयं नहीं करें या देख करके कहीं से दवाई का नाम सुन करके नहीं करें। किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशन में इलाज करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है, उसकी अपनी उपादेयता है। और होम्योपैथी में तो हम देखते हैं कि मतलब इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होता है, पूरा सिम्टम्स ले करके, और हर एक जैसे मान लीजिए कि सिजोफ्रेनिया ही है तो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हो सकती हैं। ऑडम मेटालिकम हो सकता है, इग्नेशिया हो सकता है, या फिर मतलब के सीस, हायोसाइमस, बेलाडोना जैसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिससे हम सिजोफ्रेनिया को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये चूँकि इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होता है, पूरा एक आदमी के लिए दवा खोजना होता है। व्यक्ति ट्रीट द पेशेंट नोट द डिजीज़, बीमार का इलाज होता है, बीमारी का नहीं होम्योपैथी में। तो यह बहुत ही प्रासंगिक है कि आप किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशन में अपना इलाज करवाएं। आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि ये सिजोफ्रेनिया क्या है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर है ये, और कई बार ये मेंटल डिसऑर्डर लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 3 तक चला जाता है। इसमें भ्रम की स्थिति हो जाती है, वास्तविक और काल्पनिक में रोगी अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। जैसे भ्रम तो किसी को हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब भ्रम सिर्फ जो सिजोफ्रेनिया है उससे ही पीड़ित व्यक्ति को होगा। कई बार हम सर्प को देखते हैं और रस्सी का भ्रम हो जाता है, लेकिन इसमें ख़ास तरह का भ्रम हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें जो मुख्य रूप से जो इसको वर्गीकृत किया गया है, तो इसमें हॉलिनेशन होता है, डिप्रेशन होता है, डिल्यूजन होता है, और मतलब जो एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है, व्यवहार में असंगतता आ जाती है। तो हॉलिनेशन और डिल्यूजन के साथ साथ हम इसमें देख सकते हैं कि बिहेवियर चेंज हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है, और मतलब इस तरह के गतिविधि से जो स्पीच चेंज हो सकता है, निगेटिव सिम्टम्स हो सकता है, निगेटिव जो विचार सब मन में आ सकता है। तो बिहेवियर या स्पीच, इस सब में परिवर्तन हम देख सकते हैं। अनुभूति में विसंगति हो सकती है, उसको लगेगा अलग अलग तरह का आवाज़ सुनाई देगा, कभी लगेगा किसी से बात कर रहा है, कभी लगेगा कि भगवान से बात कर रहा है या ईश्वर के बहुत नज़दीक है, या कभी कभी उसको लगेगा कि उसके शरीर में 2 आत्मा हैं, या मतलब आत्मा उसको निर्देश दे रहा है। उसका मूड बदल सकता है, इमोशनल चेंजेज हो सकता है, कभी कभी आदमी अनिद्रा से सफ़र कर सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, और ये सब सिम्टम्स होते होते कई बार आदमी पागल खाना में पहुंच जाता है। तो अब इसका कारण पर विचार करते हैं तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे बहुत चिंता हो सकता है, या मतलब उसका गुस्सा दबा हुआ हो, या उसको सप्रेस किया गया हो, या उत्कंठा का शिकार हो गया हो। कई बार हम देखते हैं कि हम बहुत गुस्सा होते हैं लेकिन हमारे गुस्सा की अभिव्यक्ति नहीं हो जाती है। कई बार कोई हमारा अपमान कर देता है और हम उस अपमान को घुटते रह जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये सभी कारण हो सकता है सिजोफ्रेनिया का। तो इस तरह से ये कारण सब हो सकता है। कई बार जेनेटिक कारण भी हो सकता है, या कई बार विद्यार्थी तैयारी कर रहा है 2 साल, 4 साल, 5 साल,
और तैयारी करते करते थक गया, उसको सफलता नहीं मिली, या परीक्षा में फेल हो गया, या कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें घाटा हो गया, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है कई बार, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक फैक्टर ही हो। जेनेटिक फैक्टर का मतलब है कि उस किसी के माता पिता को सिजोफ्रेनिया हो गया तो उसके बच्चा को भी हो जाए, तो ये जेनेटिक फैक्टर में आता है। लेकिन हमेशा ये नहीं है कि ऐसा ही होगा। मेंटल ट्रॉमा से भी सफ़र कर रहा हो पेशेंट, वो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है। साथ ही जो उसके माथा में, ब्रेन में चोट लग गया हो, तो ये सारे फैक्टर हो सकते हैं सिजोफ्रेनिया के। तो इसमें डिल्यूजन हो सकता है, हॉलिनेशन हो सकता है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर या स्पीच हो सकता है, और निगेटिव सिम्टम्स हो सकता है। इसके अलावा जो अब मॉडर्न रिसर्च सब हो रहा है, तो मॉडर्न रिसर्च हमें बताता है कि इसका जो मेन कारण होता है वो जो केमिकल लोचा जिसको बोलते हैं, डोपामिन और जो सेरोटोनिन जो होता है, तो उसके मात्रा में जो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण अलग तरह की आवाज़ सुनाई देने लगती है, अलग अलग चीज़ का भ्रम हो जाता है, लगता है कि कोई मतलब बात कर रहा है या किसी से हम बात कर रहे होते हैं। आप वो सिनेमा देखे हैं ना, वो मतलब गांधीगिरी वाला, संजय दत्त वाला, तो उसमें क्या दिखाता है कि वो गांधी जी से बात कर रहा होता है, तो मनोवैज्ञानिक प्रूव कर देता है कि सही में कोई ऐसा गांधी जी नहीं आए हैं, तुम्हारे ब्रेन का जो केमिकल लोचा है उसमें परिवर्तन हो गया है, एंड दैट केमिकल लोचा इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द एबनॉर्मल बिहेवियर एंड यू आर टॉकिंग विथ गांधी जी। तो इस तरह से हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब उसमें लगेगा कि कोई आवाज़ दे रहा है, कोई पीछा कर रहा है, या कभी कभी कोई आकृति दिखाई देती है। धीरे धीरे जो आदमी का बैलेंस है, जो व्यवहार है, वो चेंज हो जाता है, वो गंदा रहने लगता है। कभी कभी एक एक सप्ताह तक स्नान नहीं करता है, और इस तरह से बहुत परेशानी का कारण हो जाता है। नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता है, उसका लाइफ स्पॉइल हो जाता है। सामान्यतया हम देख सकते हैं कि जो हर एक इल्यूजन है वो सिजोफ्रेनिया नहीं है, लेकिन सिजोफ्रेनिया में भी आदमी इल्यूजन का शिकार होता है। हम देख सकते हैं कि मृगमरीच का सड़क पर पानी दिखाई देता है, या रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है, तो ये दिखाई देना एक कॉमन फिनोमेना है, एक जनरल इल्यूजन है, या कभी कभी व्यक्ति विशेष को भी होता है। लेकिन हर एक इल्यूजन का जो मामला है उसको हम नहीं कहेंगे कि जो हर एक इल्यूजन वाला जो मामला है सिजोफ्रेनिया ही का मामला है। कभी कभी ये बहुत सामान्य घटना होती है, और मतलब सामान्य और औसत और स्वस्थ आदमी को भी ये फीलिंग हो सकता है। लेकिन मतलब जब हॉलिनेशन की बात होगी तो वो इसमें एक ख़ास लक्षण है, हॉलिनेशन और डिल्यूजन। इसमें क्या होता है कि परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उसको लगेगा कि कोई चल रहा है, पदचाप सुनाई देगा, या कभी घुंघरू की आवाज़ हो, या कोई देखेगा कि साया है कोई चीज़ का, या मतलब कभी प्रकाश दिखाई देगा, या कान में तरह तरह की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये सब एक स्टेज हो सकता है। और इसमें जो जनरली जो सेकेंड स्टेज में जो केस आता है, थर्ड स्टेज में आता है, तब इस तरह की बातें होती हैं। और एक अनुमान के हिसाब से और जो आंकड़ा उपलब्ध है उसके हिसाब से 1 से 1.5% आदमी तक इस बीमारी से सफ़र हो सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों में ये डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है, और कई बार आदमी को एहसास नहीं होता है कि वह बीमार है। तो अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो इसमें साइकोलॉजिकल, एंटी साइकोलॉजिकल मेडिसिन भी दिया जाता है, और फिर थेरेपी भी दी जाती है। उसके रिलेटिव का भी इंटरव्यू लिया जाता है, और पेशेंट का भी इंटरव्यू लिया जाता है। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। और मतलब अगर इलाज की बात करें तो अलग अलग जो लक्षण होता है उसमें अलग अलग तरह की दवाएं दी जाती हैं। जैसे किसी को कोई शक्की मिजाज का आदमी हो, उसको बहुत शक हो कोई चीज़ का, कई बार आप देखेंगे कि कोई आदमी है
उसको अपने वाइफ पर ही शक होता है, और कभी कभी वो अपने पत्नी को भी नहीं छोड़ेगा कि किसी से बात कर लिया तो उसको लगेगा कि सी इज इंटेंगल विथ एनीबडी एल्स। तो ऐसा जो शक वाला प्रोमिनेंट लक्षण हो, या ऐसा लगे कि किसी भूत का साया उसके सर पर है, या हर एक आदमी पर वो शक करे, शक्की मिजाज का आदमी हो, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है लैकेसिस। और शक जब ऐसा हो जाता है कि मतलब कोई जहर दे दे, या कोई षड्यंत्र रच रहा है, या गाली गलौज करने की स्थिति आती है, तो उसमें मेडिसिन होता है हायोसाइमस 30। मैंने एक केस में कि एक आदमी, एक ओल्ड एज का आदमी था जिसको कि बराबर शक हो, पानी मंगाए और पानी को फेंक दे, पानी से हाथ धो ले, उसको लगे कि पानी में जहर मिला हुआ है, या इसी तरह उसको लगे कि खाना में जहर मिला हुआ है, तो मैंने उसको हायोसाइमस 30 पावर में दिया, और 2 से 3 खुराक होते होते उसके मस्तिष्क में परिवर्तन हुआ। तो इसी तरह से हम अंतर स्पष्ट करना होता है होम्योपैथी में कि ये लैकेसिस का शक है या मतलब हायोसाइमस का शक है। उसके अलावा हम देखेंगे कि लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति होती है, जब केस में विरोध बर्दाश्त ही नहीं होता है, तेल मसाला ये सब भोजन उसको ज़्यादा पसंद लगता है, या मतलब नशीला पदार्थ सबके सेवन से जब सिजोफ्रेनिया सबका कंप्लेन हो जाता है, तो उसमें 2 दवाएं बहुत अच्छी हैं, आर्सेनिक एल्बम 30 और मतलब नक्सबोमिका 30। तो इसको हम अब पर्याय क्रम से भी दे सकते हैं, आर्सेनिक एल्बम को सुबह शाम और नक्सबोमिका को दोपहर रात। इसी तरह से एक बहुत ही प्रभावशाली दवाई है इग्नेशिया। जब कोई लॉस हो जाए, किसी चीज़ का नुकसान हो जाए, या धन का लॉस हो जाए, या कोई मतलब प्रियजन का लॉस हो जाए, तो उसमें हम इग्नेशिया 30 देते हैं। लेकिन इग्नेशिया 30 को सुबह में देना चाहिए, तो उससे भी बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर ऐसा लगेगा कि पेशेंट, कोई ऐसा आदमी देखेगा कि कोई किसी के साथ आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसको लगेगा कि मेरे ही साथ बात। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वेराइटा कार्ब भी बहुत अच्छी दवा है, जबकि ऐसा लगे कि कोई बात कर रहा है तो मेरे ही बात में बात कर रहा है, या मतलब तो सिजोफ्रेनिया के मामले में वेराइटा कार्ब भी, और वेराइटा कार्ब का ये लक्षण होता है कि उसका जो पेशेंट होता है वो उसका दिमाग थोड़ा सा डल होता है, थोड़ा सा IQ कम भी हो सकता है, या मुंह से लार भी आ सकता है। और कुछ मामले में हम देखते हैं कि मतलब बोलते समय उसको कुछ होश ही नहीं रहेगा, बोलने का कुछ बोल देगा कुछ, या बात कर रहा है अभी कोई चीज़ का, और बात उसके बाद उसको बात में कंसेक्वेंसेज नहीं रहेगा, तादात्म्य स्थापित नहीं रहेगा। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच जो हम जानते हैं, अभी हम चर्चा किए हैं कि ये सिजोफ्रेनिया का बहुत ही प्रोमिनेंट लक्षण है। तो डिसऑर्गेनाइज्ड जो स्पीच का मामला हो, और बोलने का कुछ होश हवास नहीं हो, या असंबद्ध बातें बोलने, या एक बात का दूसरे से रिलेशन नहीं हो, और फिर कन्फ्यूजन का भी मामला हो, तो कैनाबिस इंडिका 30 पावर में दिया जाता है। और इसका डोज पेशेंट पर निर्भर करता है, कई बार एक खुराक दवाई दी जाती है, कई बार दवाई पर्याय क्रम से भी दिया जाता है। कुछ रिसर्च से ज्ञात हुआ है कि एक बीमारी से बेहतर है 2 दवा, बशर्ते कि एक दवा दूसरे दवा की पूरक हो। तो ऐसा नहीं है कि हर एक मामले में आप 30 पावर दीजिए या 200 पावर दीजिए, कुछ मामले में 1 mg भी दिया जा सकता है। और एक बहुत होम्योपैथी का ये नॉर्म्स है कि अगर पावर आप बढ़ाते हैं तो उसको फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं कीजिए। तो इस तरह से इसका सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट होता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि जो सिजोफ्रेनिया से आदमी पीड़ित हो रहा है, बहुत सारे उसके विचार दिमाग में आ रहे हैं, वो चिंतित रहता है, या सोचते रहता है, या रोजगार से संबंधित चिंता है, या चिड़चिड़ापन हो गया है, या हमेशा विपत्तियों के बारे में सोचता है, तो कभी कभी ये चीज़ सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर देता है। तो सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होगा, लेकिन मतलब वो उसको इतना हिम्मत नहीं होगा कि वो सुसाइड कर ले। तो ये जो कंडीशन है, तो उसमें बहुत ही अच्छी दवा है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम में हम देख सकते हैं कि पीठी में भी दर्द हो सकता है, और होम्योपैथिक हिसाब से अगर मियाज्म की विचार करें तो सिफिलिटिक मियाज्म होगा,
अब उसको जीभ पर भी उसका मैनिफेस्टेशन आप देख सकते हैं कि साइन ऑफ टीथ ऑन द टोंग होगा। और इस तरह से ऑरम मेटालिकम बहुत ही सक्सेसफुल दवा है, सोना से बनने वाली दवा है ये ऑरम मेटालिकम, लेकिन उसको आप फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये बहुत ही कुछ खास दवाएं हैं। और भी एक बहुत ही अच्छी दवा है, तो वो है मेनिसिनेला। तो मेनिसिनेला जो 1 में या मतलब 200 पावर में दे करके भी कुछ मामले में बहुत अधिक सफलता मिलती है। इस तरह